नमस्कार साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार मंच पर आपका हार्दिक एवं स्वागत है। और साथियों, हम पूर्व में फर्स्ट ग्रेड के कई सेमिनार कर चुके हैं और कई पीजी कई टॉपिक यूजी लेवल के डाल चुके हैं। और आज हम एक पीजी टॉपिक पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित है, जनसंख्या भूगोल। देखिए साथियों, जनसंख्या भूगोल जो है वो फर्स्ट ग्रेड में आपके माथल्स का सिद्धांत जनसंख्या का और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन का, ये दो प्रमुख सिद्धांत हैं। और एक तीसरा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जो कि थॉमसन और नॉटेस्टेशन महोदय ने दिया था। तो जनसंख्या भूगोल में बाकी का जनसंख्या भूगोल की प्रगति, जनसंख्या भूगोल का विकास, जनसंख्या भूगोल से संबंधित अवधारणाएं, जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण और घनत्व और वृद्धि, ये एक सामान्य जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, जो कि जनसंख्या भूगोल का पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक बनता है। और उसके पश्चात जनसंख्या भूगोल के अंदर फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी में आपके तीन मेजर जो सिद्धांत हैं, माल्थस का सिद्धांत और दूसरा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और तीसरा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो तीन प्रमुख तौर पर क्या हैं जनसंख्या भूगोल के सिद्धांत हमारे पीजी टॉपिक में दिए गए हैं। और एक टॉपिक जनसंख्या भूगोल की प्रगति, उसका अर्थ, महत्व, जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व और वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कॉन्टिनेंटल्स महाद्वीप पर क्षेत्रीय वितरण कहां कहां कैसे पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध को हम जनसंख्या गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण एवं घनत्व और एफटीआर दोनों ही ज्यादा पाई जाती हैं अपेक्षाकृत करके दक्षिणी गोलार्ध के। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव होने के कारण उसको जल गोलार्ध कहा जाता है। उसके विषय में परिचर्चा कभी बाद में करेंगे। अभी हम जनसंख्या भूगोल में सिद्धांत से संबंधित हम माल्थस का सिद्धांत पढ़ते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो देखिए, माल्थस था, माल्थस थॉमस रॉबर्ट, इसका पूरा नाम था माल्थस थॉमस रॉबर्ट। तो माल्थस थॉमस रॉबर्ट ने जनसंख्या का जो सिद्धांत था, जनसंख्या का सिद्धांत कब दिया? 1798 ईस्वी में, अर्थात 1800 शताब्दी में दिया था। देखिए, ये माल्थस थॉमस जो रॉबर्ट हैं, ये कहां के निवासी थे? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन के क्या थे? ये अर्थशास्त्री और सामाजिक शास्त्री क्या थे?
अर्थशास्त्री एवं सामाजिक शास्त्री। अर्थशास्त्री और सामाजिक शास्त्री। और जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने 1798 ईस्वी में प्रस्तुत किया और इस जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा। और ये निबंध था एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी का प्रस्तुतिकरण कब किया? 1803 ईस्वी में किया। कब किया? 1803 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया। तो इन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया था, एन दोबारा से लिख लेते हैं, एन ऐसे ऑन पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसका प्रस्तुतिकरण किया था 1803 ईस्वी में। तो ये क्या थे? ब्रिटेन के अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री। तो इन्होंने ये कहा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या? जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या होता है? सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के बारे में क्या है बताया गया। जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन क्या होता है? कि जनसंख्या वृद्धि से एक क्षेत्र विशेष में, वहां के क्षेत्र में कौन सा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है? मुख्य तौर पर जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, उस जनसंख्या वृद्धि से उस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया गया। अब इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। वो उद्देश्य दो थे। कौन सा? कि जो माल्थस थॉमस रॉबर्ट महोदय थे, ये एक तो मानवतावादी थे और दूसरे कल्याणवादी थे। कौन थे? कल्याणवादी। तो इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था, वो तो मुख्यतः क्या था? मानवतावादी एवं कल्याणवादी। क्या था? मानवतावादी और कल्याणवादी। अब देखिएगा कि यूरोप जो महाद्वीप है, या हम पश्चिमी यूरोप के जो भी देश हैं उनके बारे में बात करें तो एक विकसित देश हैं, जबकि 1798 में या 1803 ईस्वी में सिचुएशन अलग थी, क्योंकि ब्रिटेन में एफटीआर दर ज्यादा थी, क्योंकि ब्रिटेन एक तीव्र गति से विकास कर रहा था। जेम्स वाट महोदय ने भाप के इंजन के आविष्कार के पश्चात ब्रिटेन में तीव्र गति से औद्योगिक क्रांति हुई
और ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश जो अल्प विकसित जो देश थे उनमें जाकर के स्थापित किए और उनके कच्चे माल को ला करके और उसको विनिर्मित करके कहां भेजा, जहां अपना औपनिवेशिक साम्राज्य था। तो उसकी ब्रिटेन की जो दोहरे लाभकरण की जो नीति थी, उस नीति के आधार पर ब्रिटेन उस समय क्या था, उस समय का सामाजिक और जो आर्थिक जो लेवल था वो तर्क संगत था। तभी तो माथल्स थे, उन्होंने ये अपना जनसंख्या सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मानवतावादी और कल्याणवादी था। एक तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से मिलता है कि माथल्स थॉमस रॉबर्ट महोदय का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वो एक मानवतावादी थे और कल्याणवादी थे, और जनसंख्या वृद्धि से समाज के अंदर क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं उसका आकलन करना था। तो ये एक मेजर उद्देश्य था। अब इस जो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत था माथल्स थॉमस रॉबर्ट महोदय का, इसके दो पैरामीटर्स थे। क्या थे? दो मापदंड थे। और वो मापदंड क्या थे? तो देखिएगा, दो जनसंख्या जो वृद्धि जो सिद्धांत था किसका? माल्थस महोदय का। इसके दो क्या थे? आधारभूत सिद्धांत थे। क्या थे? आधारभूत सिद्धांत। दो क्या थे? पैरामीटर्स। और ये दो जो सिद्धांत थे वो थे कि मनुष्य को क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य एक क्या है? जैविक प्राणी है। और जैविक प्राणी होने के साथ साथ वो क्या है? निरंतर गतिशील है, गत्यात्मक है। और गत्यात्मक होने के कारण उसको कार्य करने में अपनी क्या है? ऊर्जा नष्ट करनी पड़ती है, उसको कैलोरी नष्ट करनी पड़ती है। तो उसको कैलोरी लेना बहुत नेसेसरी है। तो दो आधारभूत सिद्धांत थे कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? पहला क्या था कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। ह्यूमन फॉर नीड ईट या मील, मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर यहां तक? और दूसरा क्या था कि स्त्री एवं पुरुष में क्या पाई जाती है? काम वासना पाई जाती है। काम वासना पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि माथल्स रॉबर्ट जो महोदय थे उन्होंने दो आधारभूत सिद्धांत रखे कि मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, स्त्री एवं पुरुष में काम वासना पाई जाती है। अतः उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को भरण पोषण के साधन, क्या थे? भरण पोषण के साधन। और इन भरण पोषण के साधन को हम क्या कह सकते हैं? जीवन निर्वाह के साधन।
जीवन निर्वाह के साधन। साधन को जनसंख्या वृद्धि से क्या स्थापित किया? सह संबंध स्थापित किया। वृद्धि से सह संबंध। और ये सह संबंध क्यों स्थापित किया? क्योंकि मनुष्य को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। स्त्री एवं पुरुष में काम वासना पाई जाती है। तो भाई मनुष्य क्या है? एक जैविक प्राणी है और उसको भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य कार्य करता है तो उसकी क्या है? एनर्जी नष्ट होती है। और एनर्जी कहां से प्राप्त करता है? या तो भोजन से ही प्राप्त करता है। तो स्त्री और पुरुष में काम वासना पाई जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि को भरण पोषण के साधनों से या जीवन निर्वाह के साधनों से जनसंख्या वृद्धि का सह संबंध स्थापित किया। और इस जनसंख्या वृद्धि का सह संबंध स्थापित करके उसने बताया कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? समानांतर रूप से बढ़ती है। तो जनसंख्या कैसे बढ़ती है? समानांतर रूप से। समानांतर रूप से क्या होती है? वृद्धि। सॉरी, जनसंख्या क्या है? गुणोत्तर रूप से बढ़ती है। बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप से क्या है? बढ़ती है। ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। और इसके अपेक्षाकृत जो भरण पोषण के साधन हैं, कौन से? भरण पोषण, जिसको हम जीवन निर्वाह के साधन भी कहते हैं। भरण पोषण के साधन या जीवन निर्वाह के साधन क्या करते हैं? जीवन निर्वाह के साधन समानांतर रूप से समानांतर रूप से वृद्धि करते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो इन्होंने क्या किया कि दो पैरामीटर्स कि मानव को भोजन की आवश्यकता होती है और स्त्री और पुरुष में काम वासना पाई जाती है। और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को भरण पोषण के सिद्धांत या जीवन निर्वाह के सिद्धांतों से सह संबंध करके जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्योंकि ये ब्रिटेन के क्या थे? अर्थशास्त्री थे और सामाजिक शास्त्री अर्थात समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि से ब्रिटेन में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, उनके ऊपर क्या है? वर्णन प्रस्तुत किया अपने जनसंख्या सिद्धांत का। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप में बढ़ती है, जबकि अपेक्षाकृत भरण पोषण के साधन या जीवन निर्वाह के साधन क्या बढ़ते हैं? समानांतर रूप से वृद्धि करते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जनसंख्या वृद्धि, एक तो क्या है? जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? यहां अलग अलग कर देते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वहन के संसाधन, इस संसाधन या भरण पोषण के संसाधन।
भरण पोषण के संसाधन। तो ये तो कैसे वृद्धि करते हैं? समानांतर वृद्धि। कैसी? समानांतर वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? गुणोत्तर एवं ज्यामितीय। कैसी होती है? गुणोत्तर एवं ज्यामितीय। इस आधार पर माथल्स महोदय ने बताया कि प्रत्येक 25 वर्ष में क्या होता है? प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। जनसंख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। और उसके अपेक्षाकृत जो जीवन निर्वाह के संसाधन हैं या भरण पोषण के साधन हैं वो समानांतर रूप से वृद्धि करते हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि क्या है? गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप से क्या करती है? वृद्धि करती है। से वृद्धि बताई। तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि समानांतर वृद्धि अभी मैंने आपको डिफाइन किया, किसके लिए है? दोबारा से और लिख देते हैं ऊपर। समानांतर वृद्धि किसके लिए है? जीवन निर्वाह के साधन, जीवन निर्वहन के साधन या संसाधन भी कह सकते हैं। संसाधन ये कैसे बढ़ते हैं? समानांतर वृद्धि। माना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनमें क्या पाई जाती है? समानांतर वृद्धि। और जनसंख्या में वृद्धि कैसी है? अभी मैंने पूर्व में बताया, गुणोत्तर और ज्यामितीय वृद्धि। कैसी है? गुणोत्तर एवं ज्यामितीय वृद्धि। ज्यामितीय वृद्धि। और ये वृद्धि कैसी होती है? गुणोत्तर होती है। जैसे 1 का 1, फिर 2, 2 का डबल 4, 4 के बाद में 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का डबल कितना हो रहा है? 128, और 128 का डबल हो रहा है 256। तो इन्होंने बताया कि जीवन निर्वाह के संसाधन, जीवन निर्वहन के संसाधन जो हैं वो कैसे हैं? जिनमें वृद्धि कितनी है? जिनमें वृद्धि 9 गुना, और जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कितनी है? 256 गुना। तो मैंने पूर्व में बताया कि हर प्रत्येक 25 वर्ष में, क्या प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? जनसंख्या दुगनी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना। और ये पेयर्स का जो जोड़ा है 1
ये ज्यामितीय और समानांतरीय, 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4 और 4 का 8। क्योंकि संसाधन के अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि कैसी हो रही है, गुणोत्तर और ज्यामितीय हो रही है। तो ये पेयर्स कभी कभी पूछे हैं। और जीवन निर्वाह के संसाधन और जनसंख्या में वृद्धि कितना है, जीवन निर्वाह के संसाधन 9 गुना बढ़ोतरी करेंगे तब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 256 गुना हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने 2 मापदंड बताए और जनसंख्या में वृद्धि को उन्होंने गुणोत्तर और ज्यामितीय रूप में बताया और संसाधनों में वृद्धि उन्होंने कैसे बताई, समानांतर रूप से बताई। तो उन्होंने अब जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि के कारण उस क्षेत्र में जीवन निर्वहन के संसाधन क्या है, अपेक्षाकृत कम बढ़ते हैं, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है क्योंकि एफटीआर ज्यादा थी। अब देखिए साथियों, इस सिद्धांत को देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। माथल्स थॉमस रॉबर्ट महोदय ने यह सिद्धांत 1798 ईस्वी में ही दिया, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण कब हुआ, 1803 ईस्वी में हुआ, ऑन ऐसे पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी में। लेकिन इस सिद्धांत को देने के पीछे कारण क्या था, देखिए इसका कारण जो था कि यूरोप में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण उद्योगों का विकास हुआ, तो वहां ज्ञान, तकनीकी और चिकित्सीय सुविधाओं में क्या हुआ, विस्तार हुआ। तो विस्तार होने के कारण और औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीति होने के कारण जो दूसरे जो औपनिवेशिक देश थे उनसे जो कच्चा माल आया, उस कच्चे माल को ब्रिटेन में ला करके क्या किया, विनिर्मित किया और विनिर्मित करके उनका क्या है, आर्थिक स्तर बढ़ा। और आर्थिक स्तर बढ़ा तो उनको क्या हुआ, आर्थिक स्तर बढ़ने के कारण, सुख सुविधाएं बढ़ने के कारण एक तो मृत्यु दर में क्या आई, गिरावट आई। क्या आई, मृत्यु दर में गिरावट। और एफटीआर में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। और बढ़ोतरी होने के कारण जो वहां के जो संसाधन थे वो संसाधन क्या थे, कम पड़ गए, जबकि जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। लेकिन उसके पश्चात फिर यूरोप से क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, महामारी आई और जो आलू की जो फसल थी और सूखा भी पड़ा, तो आलू की जो फसल थी वो क्या हो गई, चौपट हो गई। एक मेजर कारण ये भी रहा। तो उसके कारण क्या है, जनसंख्या ज्यादा थी और भोजन की आवश्यकता कम थी, मतलब जनसंख्या वृद्धि अधिक थी और उपलब्ध संसाधन क्या थे, कम थे। अतः माथल्स महोदय ने ब्रिटेन की तत्कालीन जो परिस्थिति थी, तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर क्या दिया, जनसंख्या सिद्धांत दिया, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया। लेकिन उसके पश्चात यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। और माइग्रेशन कहां हुआ, उत्तरी अमेरिका में हुआ, उत्तरी अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ। तो माइग्रेशन होने के पश्चात उपलब्ध संसाधन और जनसंख्या में क्या हुआ, संतुलन स्थापित हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब वर्तमान समय में हम जब इसकी समालोचनात्मक परीक्षण करते हैं तो वर्तमान समय में ये सिद्धांत कौन से हैं, अल्प विकसित देश और विकासशील देशों पर लागू होता है। इसके बारे में चर्चा मैं आगे करूंगा। देखिए, तो ये क्या है कि वहां औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से ज्ञान और तकनीकी और चिकित्सीय सुविधाओं में विस्तार होने के कारण वहां की एक तो मृत्यु दर में गिरावट आई और शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई। तो शिशु मृत्यु दर और मृत्यु दर में गिरावट आने के कारण और भौतिक स्तर या जीवन निर्वाह स्तर बढ़ने के कारण वहां की एफटीआर बढ़ गई और एफटीआर बढ़ने के कारण, फर्टिलिटी रेट बढ़ने के कारण वहां जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हुई। और जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने के कारण उपलब्ध संसाधन जनसंख्या वृद्धि के अपेक्षाकृत क्या थे, कम थे। अतः वहां की तत्कालिक परिस्थितियों के आधार पर माथल्स महोदय ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इस सिद्धांत के दो
दो आधारभूत सिद्धांत, दो मापदंड थे और उन दो मापदंड के आधार पर जनसंख्या वृद्धि को, उस जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक और सामाजिक क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या की। अब यहां तक क्लियर है। अब इन्होंने जनसंख्या वृद्धि की तीन अवस्थाएं बताई, प्राथमिक अवस्था, द्वितीयक अवस्था और तृतीयक अवस्था। अब हम ध्यान देते हैं, ये पियर्स वाला आप निश्चित तौर पर याद रखें क्योंकि ये पियर्स में आपसे पूछ सकता है। समानांतर और गुणोत्तर वृद्धि 4 का 8, यहां से आपका बिल्कुल ये पूछ सकता है। पीजीटी में पूछा गया हुआ प्रश्न है काफी बार, तो ये पेयर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से यदि जनसंख्या में वृद्धि 256 गुना होती है तो जीवन निर्वाह के संसाधनों में वृद्धि कितनी होगी? 9 गुना होगी। अब देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो अवस्थाएं हैं वो कितनी बताई? 3। तो माल्थस महोदय ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित तीन अवस्थाएं, देखिए एक तो प्राथमिक अवस्था, और दूसरी क्या है? द्वितीयक अवस्था। क्या है? द्वितीयक अवस्था। और एक है तृतीयक अवस्था। तृतीयक अवस्था। तो देखिए, प्राथमिक अवस्था जो अवस्था थी, प्राइमरी जो स्टेज थी, उसमें जनसंख्या वृद्धि क्या थी? कम। क्या थी? जनसंख्या वृद्धि कम। और जीवन निर्वाह के संसाधन क्या थे? अधिक थे। क्या थे? जीवन निर्वहन के संसाधन क्या थे? अधिक। संसाधन अधिक। और द्वितीयक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वहन के संसाधनों में, जीवन निर्वहन के संसाधनों में क्या था? संतुलन। क्या था? संतुलन, बैलेंस, संतुलन। और जो तृतीय जो अवस्था थी, इसमें जीवन निर्वाह के संसाधनों के अपेक्षाकृत जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। तो तृतीय जो अवस्था थी, जीवन निर्वहन संसाधनों से जनसंख्या वृद्धि अधिक। जनसंख्या वृद्धि अधिक। तो देखिए, माथल्स महोदय ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित 3 अवस्थाएं बताई। प्राथमिक अवस्था जिसमें जनसंख्या वृद्धि कम लेकिन जीवन निर्वहन के साधन या भरण पोषण के साधन अधिक थे,
और द्वितीयक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वहन के संसाधनों में क्या था, संतुलन स्थापित हुआ। तभी मैंने बताया कि पश्चिमी यूरोप से माइग्रेशन हुआ और आलू की खेती और खाद्यान्न की जो जौ फसल थी उस पर अकाल पड़ने के कारण, और दूसरा वहां से क्या हुआ, प्रवसन हुआ, और प्रवसन होने के कारण एक तो जनसंख्या वृद्धि अधिक थी यूरोप के अंदर, और दूसरा क्या हुआ, संसाधन कम थे, तो वहां क्या है, एक अकाल पड़ा, और इसके साथ साथ अकाल पड़ा तो जनसंख्या वृद्धि अधिक और संसाधन कम। तो तत्पश्चात क्या हुआ, यूरोप से माइग्रेशन हुआ, और माइग्रेशन होने के कारण वहां क्या हुआ, बैलेंस स्थापित हुआ। तभी तो माल्थस महोदय ने ब्रिटेन की तत्कालिक जो परिस्थितियां थी उनके आधार पर अपना क्या किया, सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो प्राथमिक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कम होती है और जीवन निर्वाह के संसाधन अधिक होते हैं, या भरण पोषण के साधन या संसाधन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और द्वितीयक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वाह के संसाधनों में क्या होता है, संतुलन होता है। और तृतीयक जो अवस्था है, जीवन निर्वाह के संसाधनों से जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, या ये कह सकते हैं जनसंख्या अधिक पाई जाती है, अतः अनबैलेंस की स्थिति पाई जाती है। तभी इन्होंने तीन अवस्थाएं बताई, और उन तीन अवस्थाओं का कारण क्या था, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि कैसी होती है, जनसंख्या में वृद्धि क्या होती है, गुणोत्तर एवं ज्यामितीय वृद्धि होती है। और जीवन निर्वाह के संसाधनों में वृद्धि, जीवन निर्वाह के संसाधनों में कैसी वृद्धि होती है, समानांतर वृद्धि होती है। और इसमें जब बैलेंस रहता है तब तो क्या है, संसाधन और जनसंख्या में जीवन निर्वहन के संसाधन या भरण पोषण के संसाधनों में बैलेंस रहता है, तब तक क्या है, स्थिति सामान्य रहती है। और जैसे ही अनबैलेंस होता है तो स्थिति क्या हो जाती है, भयावह। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या किया, प्रस्तुत किया। अब देखिए, जब जनसंख्या और संसाधनों में, देखिएगा क्या बताया, तृतीयक अवस्था में इन्होंने बताया कि जीवन निर्वहन के संसाधन, क्या, जीवन निर्वहन के संसाधन और भरण पोषण के साधन, भरण पोषण के साधन क्या है, कम, और इसके अपेक्षा क्या है, जनसंख्या, जनसंख्या जीवन निर्वहन के संसाधन और भरण पोषण के भी साधन भी कहते हैं, कम और जनसंख्या अधिक। थर्ड स्टेज पर क्या हो रहा है कि जीवन निर्वहन के संसाधन क्या है, कम, ये क्या है, कम, और जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तभी माल्थस महोदय ने कहा है, क्या कहा, कि पृथ्वी की जो मेज है वो सीमित लोगों के लिए बनी हुई है। क्या कहा, पृथ्वी की मेज, पृथ्वी की मेज सीमित लोगों के लिए है, सीमित लोगों के लिए है, के लिए है, सीमित लोगों के लिए या
अतिथियों के लिए है। उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया? अतिथियों के लिए, अतिथियों के लिए। बिना बुलाए, बिना बिना बुलाए अब ध्यान दीजिएगा कि माल्थस महोदय ने ये इनवाइटेड कॉमाज में ये पंक्तियां क्यों की? क्योंकि प्राथमिक अवस्था जो है, प्राथमिक अवस्था तक क्या है कि जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वहन के संसाधन क्या हैं? अधिक हैं। जनसंख्या वृद्धि के अपेक्षाकृत जीवन निर्वाह के संसाधन अधिक हैं। और द्वितीयक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि और जीवन निर्वाह के संसाधनों में क्या स्थापित है? संतुलन। और तृतीयक अवस्था में क्या हुआ? जीवन निर्वाह के संसाधनों और भरण पोषण के संसाधन क्या हो गए? कम। और जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई? अधिक। और इस अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण माल्थस महोदय ने क्या कहा कि पृथ्वी की मेज सीमित लोगों के लिए या सीमित अतिथियों के लिए है, बिना बुलाए भूखा मरना पड़ेगा। ये हमारे स्कूल व्याख्याता में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये इन्होंने जो ये पंक्तियां या ये जो स्टेटमेंट कब दिया? तृतीयक अवस्था के कारण दिया। अब जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण, जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण इन्होंने क्या बताया कि भाई भरण पोषण के जो संसाधन हैं या जीवन निर्वाह के जो संसाधन हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? समानांतर गति से। और इसके अपेक्षाकृत जो जनसंख्या वृद्धि है वो गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप में है। तो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए, वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण के लिए दो उपाय बताए। क्या बताए? दो उपाय बताए। और दो उपाय कौन से थे? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए क्या बताए? दो उपाय। और एक सकारात्मक उपाय और एक नकारात्मक उपाय या निरोधक उपाय। ये शब्द भी टर्म्स का ध्यान रखना। सकारात्मक उपाय, तो देखिए दो उपाय बताए, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक उपाय, देखिए जो सकारात्मक जो उपाय हैं ये क्या हैं? प्रगति प्रदत्त हैं। कैसे हैं? प्रगति प्रदत्त। जैसे अकाल है, महामारी है, युद्ध है, ये भी प्रगति प्रदत्त नहीं है, लेकिन मुख्यतः इसमें प्रगति प्रदत्त ही ज्यादा है। तो सकारात्मक जो उपाय हैं उसमें आपका अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा और युद्ध, इन्होंने क्या बताया है? ये सकारात्मक उपाय बताए हैं। और नकारात्मक या निरोधक उपाय, नकारात्मक एवं निरोधक उपाय। नकारात्मक और निरोधक जो उपाय हैं, ये जो उपाय हैं ये मानव के द्वारा अपने आत्मचिंतन या आत्मबोध पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? आत्मचिंतन या आत्मबोध पर निर्भर करते हैं। तो इसमें क्या है? विवाह से देरी, विवाह से देरी और संतति से निग्रह। संतति से क्या करना? निग्रह। गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग करना।
विवाह से देरी, संतति से क्या है, निग्रह करना, और ब्रह्मचार्य का पालन करना, ब्रह्मचार्य का पालन। ठीक है, तो ये नकारात्मक उपाय और निरोधक उपाय। संतति से निग्रह अर्थात गर्भ निरोधक उपाय, निरोधक उपाय। तो ये उन्होंने मुख्य तौर पर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए 2 उपाय बताए। ये तो क्या है, सकारात्मक जो उपाय हैं, इसमें एक युद्ध को छोड़ करके बाकी के सारे क्या हैं, प्रगति प्रदत्त हैं। कैसे हैं, प्रगति के द्वारा क्या है, बैलेंस की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि अधिक है और भरण पोषण के संसाधन क्या है, कम है। तो ये क्या है, सकारात्मक उपाय लगभग प्रगति प्रदत्त हैं, और नकारात्मक एवं निरोधक उपाय आत्मचिंतन या आत्मबोध पर आधारित हैं, जिसमें विवाह से देरी है, संतति से निग्रह अर्थात गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग, और ब्रह्मचार्य का पालन। और विवाह से दूरी भी हो सकती है, और विवाह करने की जो उम्र है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि युवा अवस्था में एफटीआर सामान्य पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, महिला और पुरुषों में। तो विवाह से देरी और विवाह से निवृत्ति, ये भी उपाय हो सकता है। तो हम अगला जो बात करेंगे कि इस तरीके से हमारे माल्थस महोदय ने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत क्या है, प्रस्तुत किया। अब इन्होंने, हम तृतीय अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हुई, क्योंकि विस्फोट नहीं कह सकते, ये शब्द यूज में नहीं लेंगे, लेकिन जीवन निर्वहन के संसाधन या भरण पोषण के संसाधनों के अपेक्षाकृत जनसंख्या वृद्धि अधिक थी, और उस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए माल्थस महोदय ने 2 उपाय बताए, एक सकारात्मक उपाय और दूसरा नकारात्मक उपाय। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, माल्थस महोदय ने ये अपना जो सिद्धांत था वो ब्रिटेन के आधार पर प्रस्तुत किया, लेकिन वर्तमान समय में ये न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है, क्योंकि इसकी आलोचनात्मक परीक्षण, तो माल्थस महोदय का हम आलोचनात्मक परीक्षण भी करेंगे। नात्मक परीक्षण। अब आलोचनात्मक जो परीक्षण है, यह है कि जो ये सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, ये अल्प विकसित और विकासशील देशों पर प्रस्तुत होता है, क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि क्या है, एफटीआर रेट क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, और वहां जनसंख्या वृद्धि क्या है, गुणोत्तर एवं ज्यामितीय रूप से वृद्धि करती है, और नॉलेज और टेक्नोलॉजी का या चिकित्सीय सेवाओं का, नॉलेज और टेक्नोलॉजी का क्या रहता है, अभाव रहता है, क्योंकि अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो वहां क्या है, इनका प्रभाव मुख्य तौर पर पाया जाता है। तो माल्थस महोदय का जो आलोचनात्मक जो परीक्षण है, तो ये सिद्धांत क्या था, अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए था, अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों के लिए था। अब देखिए, जबकि विकसित देशों के लिए नहीं था, और मैं इस चीज पर पूर्व में चर्चा कर चुका हूं कि तत्कालिक समय की ब्रिटेन की परिस्थितियां अलग थी, जबकि विकसित देशों के लिए नहीं था।
देशों के लिए नहीं था। और दूसरा क्या है, काम वासना प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में काम वासना जो पाई जाती है वो एक क्या है, जैविक अवधारणा है, बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस, या बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस अवधारणा तो नहीं कहेंगे, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो प्रत्येक व्यक्ति में काम वासना पाया जाना एक जैविक अवधारणा है। क्या है, जैविक अवधारणा है। जबकि माल्थस महोदय ने इसको क्या बनाया, अपना मापदंड बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति में, स्त्री और पुरुष में काम वासना पाई जाती है, और काम वासना के कारण वो क्या करता है, जनसंख्या में वृद्धि करता है, और उसके अपेक्षा भरण पोषण या जीवन निर्वहन के संसाधन क्या बढ़ते हैं, समानांतर रूप में वृद्धि करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति में काम वासना पाया जाना क्या है, जैविक अवधारणा है। अब देखिए, जो माल्थस महोदय थे ये अर्थशास्त्री और सामाजिक शास्त्री थे, जबकि इन्होंने राष्ट्रीय जो संसाधन थे, तत्कालिक जो ब्रिटेन के जो राष्ट्रीय संसाधन थे उनका आकलन नहीं किया। तो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में क्या किया, उल्लेख किया। तो माल्थस महोदय ने क्या किया, माल्थस थॉमस रॉबर्ट महोदय ने जनसंख्या वृद्धि से समाज में होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में बताया। किससे, एन ऐसे ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसके बारे 1803 में जो प्रस्तुत किया, एन ऐसे पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी, जो ऐसे निबंध था, इससे तत्कालिक जो ब्रिटेन का जो समाज था, उस समाज में जनसंख्या वृद्धि से होने वाले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में उल्लेख किया, और उसके लिए क्या बनाए, 2 मापदंड बनाए। और लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, मानवतावादी था, कि मानवता को किस तरीके से या कल्याणवाद को किस तरीके से अप्लाइड किया जाए। क्योंकि तत्कालिक संदर्भों में ब्रिटेन क्या कर रहा था, तीव्र गति से विकास कर रहा था, और उस तीव्र गति से विकास करने के कारण समाज में क्या है, आर्थिक और सामाजिक असमानता देखी गई, और आर्थिक सामाजिक असमानता देखने के कारण उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो जनसंख्या वृद्धि से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ उसके बारे में। तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या पाई जाती है, काम वासना पाई जाती है, ये क्या है, जैविक अवधारणा है। और तीसरा जो आलोचनात्मक जो परीक्षण है, तीसरा जो बिंदु है उसके बारे में हम बताएं, तो तीसरा जो बिंदु है कि इन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों को अपने सिद्धांत में महत्व नहीं दिया गया। सिद्धांत में क्या नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया, सिद्धांत में महत्व नहीं दिया, नहीं दिया। तो ये आलोचनात्मक परीक्षण है। हालांकि पूछ ले आलोचनात्मक परीक्षण, तो ये इस कारण, लेकिन आगामी जो सिद्धांत थे, जो आगामी जो सिद्धांत थे उनके लिए इन्होंने क्या है, रास्ता प्रस्तुत किया। तो ये 3 आपके माल्थस महोदय के ये हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें कि भाई ये जो सिद्धांत है,
ये सिद्धांत वर्तमान समय में अप्लाइड क्यों है, इसका महत्व क्या है, माल्थस महोदय के सिद्धांत का वर्तमान समय में क्या महत्व है। तो देखिए वर्तमान समय में महत्व क्यों है, क्योंकि अल्प विकसित और विकासशील देशों की एफटीआर क्या है, ज्यादा है, और वहां क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, और जीवन निर्वहन या भरण पोषण के संसाधनों की गति क्या है, धीमी है। तो ये वर्तमान समय में तर्क संगत है। और सकारात्मक उपाय के तौर पर हम वर्तमान समय में यदि कोविड-19 जैसी महामारी जो 2019 में आई थी, जिसको अंतरराष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये जो कोविड-19 जैसी बीमारी आई और उस बीमारी में बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये क्या है, सकारात्मक उपाय है। और वर्तमान समय में नकारात्मक जो उपाय हैं, नकारात्मक उपायों में जैसे विवाह से निवृत्ति, बहुत सारे युवाओं में देखा जाता है कि विवाह से भी निवृत्ति और विवाह में की उम्र में बढ़ोतरी या देरी, विवाह के उम्र में भी क्या है, बढ़ोतरी पाई जाती है। तो वर्तमान समय में इस जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है माल्थस महोदय का, इसका अप्लाइड वर्तमान समय में देखा जा सकता है या इसका महत्व वर्तमान समय में परिलक्षित होता है। तो माल्थस महोदय के सिद्धांत का महत्व, सिद्धांत का महत्व, तो देखिएगा तो इसमें हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित और विकासशील देशों में, कह सकते हैं कि अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में, विकासशील देशों में जीवन निर्वहन के संसाधनों, ओहो रियली, जीवन निर्वहन के संसाधनों के अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, क्या है, अधिक है। और दूसरा जो बिंदु है कि कोविड जो 19 था, कोविड-19 जो अंतरराष्ट्रीय आपदा थी, अंतरराष्ट्रीय महामारी आपदा, कोविड-19 अंतरराष्ट्रीय महामारी आपदा एक सकारात्मक उपाय था, एक सकारात्मक उपाय था। क्या था, सकारात्मक उपाय था। और तीसरा जो बिंदु है, गर्भ निरोधक उपाय, गर्भ निरोधक उपाय एवं विवाह की उम्र में देरी, विवाह की उम्र में बढ़ोतरी, में बढ़ोतरी शब्द लेंगे, एवं निवृत्ति भी कह सकते हैं इसको। ये क्या है,
सकारात्मक उपाय है। क्या है? सॉरी, नकारात्मक। सकारात्मक तो हो चुका, नकारात्मक या निरोधक उपाय। क्या है? निरोधक उपाय। तो ये आपका 3 इसके महत्व देखे जा सकते हैं। और चौथा जो इसका महत्व है कि वर्तमान में समय में जो पॉलिसी जो मेकिंग किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग, वर्तमान समय में कोई परियोजना बनाई जाती है तो आगामी 25-30 वर्ष के लिए उसको डिजाइन किया जाता है कि जनसंख्या जो वृद्धि होगी, उस जनसंख्या में जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि के अपेक्षाकृत जो भी राष्ट्रीय परियोजना है या राज्य जो परियोजना है जो डिजाइन की जाती है, वो उन लोगों के लिए भरण पोषण या सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत रहेगी या नहीं रहेगी। तो हम माल्थस महोदय के सिद्धांत को इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि भरण पोषण के संसाधन या जीवन निर्वाह के संसाधन तो उतने ही रहने, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर FTR क्या है? बढ़ रही है। FTR कितनी है? या हम भारत के संदर्भ में, विकासशील देशों के संदर्भ में और अल्प विकसित देशों के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। तो वहां की जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है या राष्ट्रीय जो परियोजना है, उनका डिजाइन माल्थस महोदय के जनसंख्या सिद्धांत से कुछ क्या पाया जाता है? सिमिलरिटी पाई जाती है या समानता पाई जाती है। तो राष्ट्रीय नीति निर्माण में, राष्ट्रीय नीति निर्माण में, नीति निर्माण में माल्थस महोदय के सिद्धांत को, महोदय के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में देखा जाता है। क्योंकि अपनाए या नहीं अपनाए, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में देखा जाता है, व्यवहारिक रूप में देखा जाता है। तो ये आपका साथियों हो गया। अब देखिए माल्थस महोदय के सिद्धांत का महत्व, आपसे AR में प्रश्न पूछे या आपसे 1, 2, 3 में प्रश्न पूछे, तो आप सभी तरीके से सिद्धांत हैं, सिद्धांत के मापदंड पूछे, सिद्धांत के उद्देश्य पूछे, सिद्धांत में भरण पोषण के सिद्धांतों की वृद्धि किस तरीके से हो रही है, या जीवन निर्वाह के जो साधन है उनमें वृद्धि समानांतर रूप से हो रही है, और जनसंख्या में वृद्धि कैसी हो रही है, गुणोत्तर या ज्यामितीय रूप से हो रही है। तो आप सभी तरीके से लेकर के प्रश्न के लिए तैयार हैं। तो ये आपका जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत है। नववाथलवाद भी दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो स्पेंसर के द्वारा ये नववाथलवादी जो सिद्धांत USA में प्रतिपादित किया गया और गर्भ निरोधक उपायों से संबंधित था। इतना सा ही ध्यान रखें। और आज आपका माल्थस थॉमस रॉबर्ट जो जनसंख्या वृद्धि से सिद्धांत है माल्थस महोदय का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।